हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच एग्जाम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग रेलवे डीएफसीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। देखिए, जो 17 अप्रैल 2016 को जो पेपर पूछा गया था उसमें से जो हाफ क्वेश्चन है आज हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमें रिक्वेस्ट आई थी कि हमें 2016 का जो पेपर था उसको भी हमें डिस्कस किया जाए। देखिए, इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियसली, इसका आपको आइडिया रहेगा। मैंने आपको बता दूं, एक हमने प्रीवियसली 2018 का जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव का, जो डिप्लोमा बेस्ड पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 22, उसका भी पेपर हमने डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो 96 क्वेश्चन पूछे गए थे, सर्किट एनालिसिस, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम और रेस्ट, इस तरीके से जो 96 क्वेश्चन थे ये हमने पार्ट में डिस्कस किया। अब ये पार्ट कौन सा है, देखिए ये जो हमारे ये हमारी जो सीरीज है डीएफसीसीएल की, इसी में हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कवर कराए थे। सर्किट एनालिसिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके। और उसके बाद में हमारा जो 6 था, ये हमारे जो सेशन थे, ये हमारे जो न्यू सेशंस थे वो हमने यहाँ से शुरू किए थे, सर्किट एनालिसिस और एसी फंडामेंटल्स के। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो है सेकंड से लेके ये 5 नंबर के सेशन तक, इसमें हमने जो 96 क्वेश्चन थे वो 2018 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे एज इट इज डिस्कस किए। जो हमारे न्यू चैनल है हमारा कोचिफाई का, वहाँ पे हमने 24 क्वेश्चंस की सीरीज भी शुरू कर दिया नॉन टेक्निकल के, जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उसके अब 2 सेशन आज या कल में आपके अपलोड हो जाएंगे, उसकी आप चिंता ना करें। नए सेशन जो थे एज पर द सिलेबस, ये हमारा 6 नंबर के सेशन से शुरू हो चुका है। सर्किट एनालिसिस, एसी फंडामेंटल्स और सर्किट एनालिसिस का जो एक क्वेश्चन है लास्ट सेशन, हमने इस तरीके से 4 सेशंस टोटल कंप्लीट करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, सेशन नंबर 6, 7, 8 और 9। जो हमारा सबसे पहला सिलेबस का टॉपिक रहता है सर्किट एनालिसिस के, काफ़ी बड़ा वेटेज रहता है इसके ऊपर, इसके हमने सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है मशीन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और हालांकि ये 1074 जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आ चुके हैं, उसके लिए हमने एक जो कंप्लीट जीए के रीजनिंग का ये सीरीज है उसका एक सेशन है, एक इंपॉर्टेंट सेशन है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा, ये भी सेशन हमने ऑलरेडी हमारे चैनल कोचिफाई पे अपलोड कर दिया। अगर ये सारे सेशन नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ जाकर देखिएगा, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, या फिर उसकी जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पर आपको जो पॉपअप होगा अभी उस पर भी आप क्लिक करके सारे सेशन जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। If you want to represent a relation between number of link current and number of branch current in a directional graph, we should use, देखिए अगर हमें एक सर्किट है, ठीक है, उसमें हमें पूछा गया कि हमें रिलेशन पता करना होगा लिंक करंट का और हमें नंबर ऑफ ब्रांच करंट का। तो डायरेक्शनल ग्राफ में तो हम लोग कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, कौन सा सेट यूज़ करेंगे, तो हम लोग उसमें टाई सेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए टाई सेट मैट्रिक्स से हमें रिलेशन बताता है बिटवीन टाई सेट करंट एंड ब्रांच करंट। तो ऑर्डर क्या रहता है टाई सेट मैट्रिक्स का, ये भी आपको एग्जामिनेशन में इस बार पूछे जाने के चांसेस है। तो वो रहता है हमारा B-N+1 इंटू बी स्मॉल बी, ठीक है। और रैंक भी इसका आपको पता होना चाहिए, B-N+1, यह इसका रैंक रहता है। और ये हो गया हमारा ऑर्डर। इस तरीके से आपकी कट सेट मैट्रिक्स रहता है, इंसिडेंस और रिड्यूस इंसिडेंस, इस तरीके से मैट्रिक्स रहते थे। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। देखिए कट सेट मैट्रिक्स में क्या रहता है, ये हमारा रिलेशन बताता है बिटवीन कट सेट वोल्टेज एंड ब्रांच वोल्टेज ठीक है। इट इज़ ब्रांच, ठीक है। तो वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज का जो हमारा रिलेशन बताता है वो कट सेट मैट्रिक्स था। एंड टाई सेट हमें क्या बताता है, बिटवीन रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट इन अ डायरेक्शनल ग्राफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ नॉर्मल बाइसिंग इमिटर जंक्शन ऑफ अ बीजेटी हैज। देखिए नॉर्मल बाइसिंग में बाइसिंग क्या होता है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, टू प्रोवाइड सुटेबल डीसी सोर्स टू द बीजेटी ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग कहते हैं बाइसिंग। तो बीजेटी में इमिटर जंक्शन ऑफ बीजेटी में क्या रहता है, इसका लो रेजिस्टेंस रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। बीजेटी क्या है, ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, और फेड जो है वो हमारा वो आता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसमें। तो बीजेटी में इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इम्पिडेंस जो रहता है वो लो रहता है, ठीक है, और स्विचिंग में फास्ट रहता है। तो फेट हालांकि स्विचिंग में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। नॉर्मल बाइसिंग में जो इमिटर जंक्शन रहता है बीजेटी का, वो हमारा लो रेजिस्टेंस का रहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन जो हमने 4 सेशन लिए सर्किट एनालिसिस के, उसमें हमने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यही आपके मार्क्स जो कवर कराता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट IL थ्रू द रजिस्टर एट t इज इक्वल टू 1 टाइम 1 नैनो सेकंड्स पे, जब हमारा IR 0 पे हमारा 6 एम्पियर्स का है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो होने वाला है 6 एम्पियर है। तो हमें
टी इज इक्वल टू 1 नैनो सेकंड्स पे हमारा आईएल में से करंट, ये जो आईएल है ये करंट फ्लो रहा है वो हमारा कितना रहेगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए एक सिंपल हमारा एक आरएल सर्किट है। इस आरएल सर्किट में ध्यान में रखिएगा, जब हमारा सोर्स एब्सेंट रहता है तो हमारा इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर नहीं करता है। तो जो करंट रहता है इस मतलब अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से, तो वो रहेगा हमारा आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ इन्फाइनाइट प्लस आई ऑफ ज़ीरो माइनस आई ऑफ इन्फाइनाइट, ठीक है, इंटू ई टू पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया हमारा। आई ऑफ इन्फिनिटी क्या है, ये करंट होता है हमारा फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू करंट। आई ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द सर्किट, जो कि इनिशियल करंट कितना है, आई आर ऑफ जीरो कितना है, जीरो दैट मीन्स इनिशियल करंट कितना है 6 एम्पियर्स का, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और टाउ क्या होता है हमारा टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टी जो है हमारा ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। और जो हम लोग इससे निकाल, ये देखिए ये टाउ जो है ये हमारा बेसिकली टाइम कांस्टेंट है। इसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ये हमारा एल बाय आर, ओके। ये आपको सारी वैल्यूज ध्यान में रखना होगा। आई आर ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, 6 एम्पियर्स गिवन है ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसको फाइनली हम लोग निकालेंगे। इस इक्वेशन में हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान में रखिएगा, टाउ का हम लोग सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल का वैल्यू कितना है 500 नैनो हेनरी, ठीक है, 500 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, अपॉन 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इसका वैल्यू आता है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये डेसिमल कन्वर्जन आप आसानी से मैं आपको आने वाले सेशंस में बता दूंगा, ठीक, जो कि हम लोग एक कंबाइंड सेशन में लाने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आ गया हमारा टाउ का वैल्यू माइनस, ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है माइनस टी बाय टाउ का ही हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस टी माइनस ऑफ टी का वैल्यू कितना है 1 नैनो सेकंड है, ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन हम लोग टाउ का वैल्यू जो अभी आया हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻10 करेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा -2 गाइस, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है -9 और यहाँ से -9 डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 रहेगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर में चाहता है तो यहाँ पे 0.2 का देखिए 1/5 का वैल्यू कितना होता है 0.2 रहता है, तो ये इसका पॉइंट कैंसिल होकर हमारा 2 इसका वैल्यू हो जाता है -2, ठीक है। तो ये तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अभी हम लोग ये यहाँ पे जो इक्वेशन है हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सिंपली हमें आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में कितना आएगा, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू, देखिए आई ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है। आई ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है 0, इसमें सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 प्लस 6 माइनस 0 इंटू ई टू पावर, देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू कितना आया था ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, इट विल बी -2। तो हम लोग इसको किस तरीके से निकाल पाएंगे, 6 इंटू ई टू पावर -2 का वैल्यू होता है 0.135, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.135 विल बी इक्वल टू 0.8120 एम्पियर। तो 0.812 मिली एम्पियर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो t इज इक्वल टू 1 नैनो सेकंड्स पे जो वैल्यू आ रही इस इंडक्टर में से वो आ रही है हमारी 812 मिली एम्पियर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ 4 एम्पियर विल बी व्हाट। RMS वैल्यू पूछी गई हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव का, ठीक है। तो हाफ वेव के लिए कुछ इस तरीके से परसेंटेज हमें आउटपुट मिलता है। ये हो गया टाइम, ठीक है, परसेंटेज आउटपुट हमें मिलता है। तो ध्यान में रखिए जो RMS वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, I² RMS इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t I² ऑफ t dt। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, RMS वैल्यू पूछी गई जब हमारा सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट है जिसका वैल्यू है 4 एम्पियर्स, ठीक है। यहाँ पे गिवन है 4 एम्पियर्स का। हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, देखिए t विल बी इक्वल टू 2 पाई, कंप्लीट एक साइकिल कितना रहेगा 2 पाई का, ठीक है। दैट मीन्स t विल बी कितना रहेगा 2 पाई, और v ऑफ इसमें i ऑफ t का वैल्यू कितना है वो है हमारा, देखिए i ऑफ t का वैल्यू कितना है वो है हमारा 4 एम्पियर्स का, ठीक है। तो इसका कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगा 1/, इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई I² ऑफ t
ठीक है, इसमें वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट किया 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ, देखिए अब इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा, 0 से पाई तक का एक लिमिट रहेगा हमारा 0 to पाई, जिसमें रहेगा आई स्क्वायर ऑफ टी प्लस डी टी यहाँ पे कंसिडर करेगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ पाई से लेकर 2 पाई तक 0 डी टी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर ऑफ डी टी 0 to पाई तक ही हमारा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पाई हो गया, ये ट्वाइस पाई, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट क्या आ गया 1/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे, देखिए यहाँ पे यह वैल्यू आएगा 0 से लेके पाई 4 स्क्वायर डी टी, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा इस कांस्टेंट का, 4 स्क्वायर का आ जाएगा हमारा 16, ठीक है, यहाँ पे 1/2 पाई इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 16 पाई, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 16 पाई, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो और ये हो गया हमारा 8, ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर नहीं, ये जो वैल्यू थी हमारी आई स्क्वायर आर एम एस की, ठीक है, तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना हो जाएगा √8, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट लेता है 2.82 के बराबर, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय द जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर अ सिस्टम। जीरो इनिशियल कंडीशन सिस्टम की क्या होती है, जब वो हमारी सिस्टम रेस्ट कंडीशन पे और कोई भी एनर्जी हमारी स्टोर नहीं हो रही इसमें कंपोनेंट में। अब एनर्जी स्टोर नहीं होने का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन से, पहला तो आता है हमारा ये इंडक्टर और देन आता है हमारा कैपेसिटर। रजिस्टर इज नॉट अ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ये हमारा एनर्जी को डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आप ध्यान में रखिएगा, इट इज एक्सेप्शन, ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, इसमें से कोई भी एनर्जी नहीं है और हमारा सिस्टम ये रेस्ट कंडीशन में है, उसी को हम लोग कहते हैं जीरो इनिशियल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर। देखिए इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमारे ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट करंट, एसी करंट या फिर बोथ एसी या डीसी के लिए। तो ध्यान में रखिएगा इंडक्शन करंट प्रिंसिपल्स, इंडक्शन करंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो हमारे अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए रहता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए पीएमएमसी जो रहता है वो रहता है हमारा डीसी करंट के लिए, ठीक है। इंडक्शन रहता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए। मूविंग आयन के लिए जो रहता है वो एसी एज वेल एज डीसी के लिए, बोथ के लिए रहता है। और मूविंग देखिए, और मूविंग आयन एमीटर भी उसका एसी और डीसी करंट के लिए हम लोग उसको मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी रेशियो ऑफ इन अ जर्मेनियम इज व्हाट। जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी रेशियो कितना आएगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जर्मेनियम में कितना वैल्यू रहता है, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्टेज सेकंड्स, ठीक है, वोल्ट सेकंड्स। और ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और होल मोबिलिटी रहती है हमारी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड्स, ठीक है। इसका ये हमें रेशियो पूछा था सिंपली, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 सा 18 2 सा 36 आता है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग। तो हमारा रेशियो क्या आएगा 2:1, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर मैं ये बात आपको बता दूं, अगर गाइस आपको जर्मेनियम के बदले यहाँ पे अगर आपको सिलिकॉन का पूछा गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रहता है वो रहता है हमारा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज सेकंड्स, ठीक है। और हमारा होल मोबिलिटी रहता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेशियो डिफरेंट आएगा, जर्मेनियम के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एक अगर आप नोटिस कर रहे होंगे इस पेपर में भी, जो पेपर है नॉमिनल लेवल से थोड़ा मॉडरेट पेपर है, ठीक है। आप मॉडरेट टू मीडियम टू आप ऐसा कह सकते हैं कि मॉडरेट टू थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। हालांकि हमने उसमें नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो थोड़े मॉडरेट है, ठीक है। बट आप एक पेपर का एनालिसिस कर रहे हो तो जेई लेवल में ये जो पेपर उन्होंने काफ़ी ट्रिकी 2016 के टाइम पे भी पूछा गया था। उसी तरीके से हमने जो 2018 में क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें भी काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चन, हालांकि काफ़ी ईजी है बट लेकिन उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी ट्रिकी है, काफ़ी बार हमें कन्फ्यूज करा देती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए हमने ये पेपर आपके लिए सॉल्यूशन आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स व्हेन अ रिवर्स बायस ऑफ अ वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली। जब हमारा जीनर ब्रेकडाउन ऑकर होता है तब हमारा दैट मीन्स रिवर्स बायस ऑफ वोल्टेज में हमारा जीनर ब्रेकडाउन कब ऑकर होता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। जब हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज रहेगा बिटवीन 4 to लेके 6 वोल्ट तक, 4 से लेके 6 वोल्ट तक, नियरली हम लोग इसको 5 वोल्ट तक कह सकते हैं, तो हमारा वो जीनर ब्रेकडाउन ऑकर होता है, ठीक है। तो ये जीनर डायोड बेसिकली क्या करता है,
उसके रिवर्स कंडीशन में भी उसका करंट फ्लो होने देता है। एक सर्टन हमारी वैल्यू के बाद हमारा जो सर्टन रिवर्स वोल्टेज के बाद वो हमारा एवलांची इफेक्ट के द्वारा जो है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो होना उसमें से शुरू हो जाता है, जीनर वोल्टेज में से, जीनर डायोड से, ठीक है। तो उसका बेसिक वोल्टेज का कितना वैल्यू रहता है, वो रहता है हमारा 4 से लेकर 6 वोल्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये काफ़ी सिंपल है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस। और पावर मैक्स पूछा गया, पी मैक्स का वैल्यू पूछा गया, मैक्सिमम पावर जितना ट्रांसफर हो रहा है तो वो रहता है VA² /4 RL, ये इसका वैल्यू रहता है पी मैक्स का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द कंडीशन ऑफ एट द टाइम ऑफ MPPT। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जब पावर मैक्स कितना डिलीवर होगा, कितना ट्रांसफर होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। हालांकि आप ध्यान में रखिए जो करंट रहता है मैक्सिमम पावर पे वो रहता है 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम 1 टू कॉलम 2। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है और एक किसके कौन से क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसकी भी वैल्यूज यहाँ पे, इसकी भी एंटिटीज यहाँ पे गिवन है, तो आपको ये मैच द पेयर ये हमें करना होगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखिएगा डी शॉर्टेज ब्रिज हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर हम लोग लो रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मेगर क्या है, ये हम लोग हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। वैट मीटर के हम लोग पावर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये ऑलरेडी मैच था, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन ब्रिज इज यूज टू मेजर। वेन ब्रिज हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने जो आपको टेबल प्रोवाइड कराया था, ठीक है, मेजरमेंट में, वो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वेन ब्रिज जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AC ब्रिज कैनॉट बी यूज्ड फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ। देखिए AC ब्रिज जो हम लोग डायरेक्टली कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। शंट जनरेटर्स आर यूज्ड फॉर। देखिए सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों डिफरेंट टाइप के उसके एप्लीकेशंस है। तो शंट जनरेटर हम लोग बैटरी चार्जिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और बेसिकली जनरल लाइटिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और हम लोग एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर को प्रोवाइड करने के लिए, जो अल्टरनेटर रहता है हमारा, इसको एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए भी जो DC एक्साइटेशन लगता है हमें, वहाँ पे भी हम लोग DC जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ 3-phase लोड इज कंपैरेटिवली स्मॉल so that the installation does not warrant a 3 transformer bank, which of the following 3-phase transformer connection is used। जब हमारा 3-phase लोड ये कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है तो हम लोग इससे यहाँ पे कौन सी 3-phase ट्रांसफार्मर कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो VV कनेक्शंस का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल पावर लोड सप्लाई किया जाता है ओपन डेल्टा सिस्टम में, वो होता है 57.7%, ठीक है, ऑफ द क्लोज्ड डेल्टा सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। जो पावर ट्रांसफर होता है, जो पावर सप्लाइड होता है ओपन डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है, VV होता है, वो हमारा √3 VPH IPH रहता है। और डेल्टा में हमारा ओपन डेल्टा में क्या रहता है, ठीक है, तो वो रहता है हमारा 3 VPH IPH में। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो इनिशियल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोपोर्शनल रहता है, किससे बराबर रहता है, जब वो रहता है हमारे प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग करंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। हालांकि मैंने RACB का जो हमारा सेशन नंबर 3 है, ठीक है, और हाँ काफ़ी हमें ये कमेंट्स में रिसीव हुए कि RACB की सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए, वो भी आपकी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी गाइस, उसके आप चिंता मत करिएगा। जस्ट फॉर अस एक DFCCL की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें आ रही थी प्रीवियस ईयर पेपर को कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए हमने वहाँ पे कंटिन्यू किया। उसकी भी सीरीज़ में आपको जिस तरीके से UPSL की सीरीज़ हमने कंटिन्यू की थी, हालांकि हमने ऑलमोस्ट पार्ट उसके कवर करा के रखे हैं। 1 या 2 सेशन जो थे UPSL के, वो हम लोग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जल्दी से जल्दी। और RACB की भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपकी सीरीज़ है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें हमने ये मेजरमेंट के सेशन में ये चीज़ डिस्कस की थी। डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होता है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में, वो रहता है प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग करंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, ये कौन से फैशन में कनेक्टेड है, ये हमारे पैरेलल में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब उसका डायरेक्टली एडिशन होता है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो सिंपल है 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 मिली फैरेड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, और अगर ये ऐसे सीरीज में रहते थे गाइस, ठीक है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ता था। देखिए 1 2 3 4 इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ता था, बट ये पैरेलल में तो आप सिंपली उसको एडिशन कर सकते हैं, विद इन अ सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
हालांकि हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। देखिए जो ये पैटर्न आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन हमने हमारे जो रिसेंट सेशन है सर्किट एनालिसिस का, आई गेस सेशन नंबर 9, इसमें हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें डिस्कस किया है। ठीक है, वो जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्लिप in an induction motor is 0.25 and the synchronous speed is 600 rpm, the motor speed in rpm would be what? अगर हमारे स्लिप है इंडक्शन मोटर का 0.25 और सिंक्रोनस स्पीड है हमारी 600 की है, ठीक है, तो मोटर स्पीड कितना रहेगा आरपीएम में, वो हमारा डायरेक्टली स्लिप टाइम्स ऑफ वैल्यू रहेगा इसका सिंक्रोनस स्पीड का, तो हमारा 450 आरपीएम रह सकता है, क्योंकि स्लिप क्या रहता है, स्लिप रहता है हमारा NS माइनस N अपॉन NS, ठीक है। इसमें स्लिप का और ये इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं NS 1 माइनस S, इससे आपका रोटर स्पीड आप पता चल जाएगा, मोटर स्पीड जो आरपीएम रहती है एक्चुअल रोटर स्पीड, ठीक है, तो वो आएगी हमारी 1 माइनस 0.25 आएगा 0.75 और ये 600 है 0.75% ऑफ 600, तो हमारा 450 आएगा। देखिए सिंपल, मैं एक आपको देखिए किस तरीके से अप्रोच करना रहता है, सिंपल है। अगर आपको रेशियो मेथड जो हमने मैम ने आपको पढ़ाई है हमारे चैनल कोचिफाई पे, जो मैथ्स मैराथन मैंने आपको बताई थी, सजेस्ट की थी, वो प्लीज़ जाके देखिएगा। जिनको भी दिक्कत है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एश्योरिटी बता, सिर्फ 5 घंटे की मैराथन है, कंप्लीट आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा के देखिएगा। उससे से ही आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स होते हैं वो मैथ्स से सिंप्लीफिकेशन के वो आपके सॉल्व हो जाएगा। देखिए 0.25 हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 0.25 हम लोग लिखते हैं 1/4 से, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। हमारी 1/4 0.25 हमारा 1/4 रहता है, तो 600 का जो 1/4 रहता है वो कितना रहता है, ठीक है 150, ठीक है 150 रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस 600 में से 150 माइनस करते हैं तो हमें रोटर स्पीड मिलेगा, क्योंकि वो 1 माइनस स्लिप टाइम्स रहता है, ठीक है, तो ये हमारा 450 आंसर इसका आ जाएगा। सिंपल है, जो भी आपको वैल्यूज गिवन रहती है, जैसे 33%, ठीक है 33.33% का वैल्यू कितना रहता है 1/3, ठीक है 1/5 1/6, ये अगर आपको रेशियो मेथड अगर आपने सीख लिया तो आपको ये इजीली आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनकरेक्ट। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हो गया हमारा शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा इनकरेक्ट है। इट प्रोवाइड अ शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट इज लेसर एज कम्पेयर टू द कोर टाइप, इसका मैग्नेटाइजिंग करंट है वो लेसर रहता है एज कम्पेयर टू कोर टाइप, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेचुरल कूलिंग इज क्वाइट गुड, ये देखिए यहाँ पे क्या रहता है, ये शेल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे जो 3 लिम्स है, ये फर्स्ट लिम सेकंड लिम 3 लिम, इसके बीच जो हमारा वाइंडिंग है यहाँ पे बाउंडेड रहता है, तो इसमें काफ़ी क्वाइट डिफिकल्ट रहता है ये जो नेचुरल एयर कूलिंग को पास ऑन करना, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट गिव्स बेटर सपोर्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन द करंट कैरिंग ट्रांसफार्मर, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अब आपको गाइस ध्यान में रखना होगा, कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें 1 योक रहता है और हमारे पास 2 लिम्स रहती है, ये हो गया हमारा 1 योक, और ये इसमें हो गया हमारे 2 लिम्स। इसमें हमारे पास 2 योक्स रहते हैं, ठीक है, और हमारे पास 3 लिम्स रहते हैं, ठीक है। इस कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में दोनों भी जो लिम्स रहते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है, बट हालांकि आप देख सकते हो इसका जो एरिया है वो एज कम्पेयर टू दिस आउटर लिम्स ये हमारा कम है। लीकेज फ्लक्स है हमारे इसमें कम रहते हैं, इसमें लीकेज फ्लक्स कम रहते हैं, और हमारा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है। और यहाँ पे कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स हमारे ज़्यादा रहते हैं और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी इसका लेस रहता है। काफ़ी नंबर ऑफ वाइंडिंग की हमें कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में, हालांकि शेल टाइप में इसकी वैल्यू कम रहती है, ठीक है। तो और ये हम लोग हाई वोल्टेज स्मॉल केवीए रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई वोल्टेज एंड स्मॉल केवीए, ठीक है। इसी का उल्टा जो शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर रहता है वो रहता है हमारे लो वोल्टेज और हाई केवीए रेटिंग के लिए, ये आपको आने के इस बार चांसेस है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हमारे लो वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग शेल टाइप जो ट्रांसफार्मर है हम लोग यूज़ करते हैं, और ये हम लोग हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है कि लिम क्या होता है, कोर क्या होता है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेशन काफ़ी दिनों पहले, हालांकि इसको 5-6 महीने या फिर हम लोग नियर अबाउट 1 साल हो चुका है इस सेशन को डाले हुए, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके ट्रांसफार्मर थियोरी जाके ही सर्च करिएगा, ठीक है। वीडियोज़ के सेक्शन में आपको एक कोर टाइप वर्सेस शेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर का थियोरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये आप जाके देखिएगा, इसमें हमने डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन
की है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल में ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज रहती है इस ट्रांसफार्मर की यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको जानना होगा तो ये सेशन जाके देखिएगा। हालांकि मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट। डेट्रीमेंटल इफेक्ट मतलब क्या होता है? हानिकारक इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल बाय। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेन फ्लक्सेस ऑन अ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्लक्सेस ऑन अ मेन फ्लक्सेस, उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो वो हम लोग किससे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो हम लोग इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीसेस, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप नहीं, यूजिंग कम्यूटेटिंग पोल्स, इससे भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए जो इफेक्ट रहते हैं आर्मेचर रिएक्शंस के हम लोग जो रिड्यूस कर सकते हैं उसके भी मेथडोलॉजी हम लोग कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कम्यूटेटिंग पोल्स और इंटरपोल्स हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन देखिए गाइस, यहाँ पे विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ पोल पीसेस। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका रिवर्स बता दिया था। ठीक है, आई अपोलॉजिज फॉर द सेम थिंग। डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय। यही क्या बोला गया कि जो आर्मेचर रिएक्शंस के डेट्रीमेंटल इफेक्ट है किससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीसेस से इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया था। हालांकि हम लोग इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप से भी कर सकते हैं और यूजिंग कम्यूटेटिंग पोल से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीसेस का जो ये है उसको हम लोग रिड्यूस करके भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग रहता था तो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहता था, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग बोला गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीसेस इट विल बी इनकरेक्ट। और हम लोग लेंथ जो है उसको भी हम लोग इंक्रीज करके जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? हम लोग कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? हम लोग कम्यूटेटिंग पोल से फिर इंटरपोल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है। या फिर हम लोग थर्ड क्या है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीसेस को। या फोर्थ हो गया लेंथ ऑफ एयर गैप को भी हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो हानिकारक इफेक्ट रहते हैं आर्मेचर रिएक्शंस के उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज अ इनकरेक्ट। ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ इनकरेक्ट गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। देखिए इसमें से जो करंट आई फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्निक बताई थी जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग इस 5 एम्पियर के करंट को 5 ओम्स के साथ, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स गिवन है और 4 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वोल्टेज सोर्स, ताकि हम लोग सिंपल करंट हम लोग निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा? 5 × 5 विल बी 25 वोल्ट। और इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से रहेगी, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है एरो का, तो ये कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू रहेगा। और ये हमारा सीरीज में आ जाएगा 5 ओम्स का रजिस्टर। ये हमारा एग्जिस्टिंग था यहाँ पे 15 ओम्स का रजिस्टर, और ये हमारा 4 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। और ये पे 4 × 2 इसका वोल्टेज का सोर्स आ जाएगा, जो कि आएगा हमारा 8। बट यहाँ पे एरो कौन सा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, 8 वोल्ट हो गया, और ये हो गया हमारा 25 वोल्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान में देख सकते हैं इसका नेगेटिव पॉजिटिव। अगर हम लोग इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी सीरीज़ में कनेक्टेड है हालांकि, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 + 8 33 वोल्ट। 33 वोल्ट की हम लोग सिंगल बैटरी लगा सकते हैं। इसको अगर हम लोग एलिमिनेट कर दिया तो, ठीक है, 33। और आपको सिंपल करंट यहाँ से पता करना है तो उसको सीरीज़ में रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है इसको हम लोग ऐड अप कर देंगे। 5 + 15 विल बी 20 + 4 24। एंड हम लोग हमारे पास वैल्यू कितना गिवन है? 33/24। तो इसका वैल्यू आता है 311 और यहाँ पे 8। और आपको ध्यान में रखना होगा 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 1/8 का वैल्यू होता है 0.125। इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 1.375 एम्पियर्स। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। और अगर आपको ध्यान में रखिएगा गाइस, हमारे पास ये वैल्यू कौन सी आई थी अभी? 33/24। किस तरीके से रिड्यूस करना है ये मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देते हो। 33/24 है, 11/8 इसका वैल्यू है। देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास में डिनोमिनेटर में 8 है, तो 1/8 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/1, 1/2, 1/3 मैं आपको ये जल्दी बताने वाला हूँ, उसके चिंता मत करिएगा, सो दैट आप उसको क्विकली समझ सको। ठीक है, 1/8 का वैल्यू आता है 0.125। 0.125 है। इसको अगर हमें 11 से वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान में रखिएगा कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 12 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हम लोग क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, इसके बीच में का एडिशन कितना आएगा? 1 + 2 3, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा फाइनल 2। ठीक है, 132। 11 × 12 132।
जिस तरीके से एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, 11 इंटू अगर आपको क्या करना होगा 144 है, ठीक है, इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये देखो फर्स्ट डिजिट जो ऐसे एज इट इज लिख लेना, 1 + 4 कितना होता है, ये होता है हमारा 5, ये 4 + 4 कितना होता है, ये होता है हमारा 8, ठीक है, इसको सम अप नहीं करना है, और यहाँ पे लास्ट में आता है हमारा वैल्यू 4, ठीक है, तो 1584 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हो, सॉल्व भी करके देख सकते हो। इसी तरीके से अगर हमारे पास 125 × 11 का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट डिजिट ये हो गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 5, 1 + 2 विल बी 3, 2 + 5 विल बी, ठीक है, 7, और यहाँ पे 5 हमारा लास्ट आएगा, ठीक है, 1375, ठीक है, ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर गिवन है, ठीक है। हालांकि जो यहाँ पे वैल्यूज, अगर यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज रहती थी कुछ डिफरेंट पावर्स के साथ में, तो हम लोग इसको क्रॉस चेक करते थे, बट अगर आपने ये सारे अगर टिप्स एंड टेक्निक्स अगर आपको पता है तो आप लोग इजीली इसको मार्क कर सकते हैं 1.375। आपको ये डिवाइड करते जाने की 33 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 24 से, ये इसको करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। हालांकि इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका 33/24 ये वैल्यू आई तो, ठीक है, तो 33 में 1 का डिवीजन कितना जाएगा, 33/24 को, इसमें 1 का डिवीजन जाएगा, ठीक है, 33 - 24 इसका वैल्यू कितना आता है, लाइक 6 + 3 9, 9/24, देखिए 1 हो गया, और इस 9/24 को भी हम लोग स्प्लिट अप कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसको 8 लिख सकते हैं, 3/8। अब आपको मैं बता दूं 11/8 लिखने से बेहतर आप 3/8 भी लिख सकते हो। 1/8 का मैंने ऑलरेडी वैल्यू बता दिया था, 0.125 रहता है, ठीक है, 3/8 का 12 इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो 375 इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स 1 + 0.375, ठीक है, 1.375 इसका वैल्यू आ जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हालांकि कोई भी अगर आप मेथडोलॉजी लगा देते, देखिए इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ 33/24, इसमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी गाइस, ठीक है, 33/24, क्योंकि ये एक ही बार डिवाइड हो सकता है, इसका वैल्यू 1 आ सकता है, ठीक है। हालांकि 48 से अगर वैल्यू ज़्यादा रहती थी, या फिर मान लो ऐसा अगर हमारे पास आता था 52/24, तब जाके हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर जो कोई भी ऑप्शन में गिवन रहता था, बट हम लोग सिर्फ एक ही बार डिवाइड कर पा रहे, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कुछ चीज़ें स्मॉल टिप्स एंड टेक्निक समझ में आई होगी, ठीक है। पढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ देयर वेर नो कॉपर लॉसेस इन द इंडक्शन मोटर, अगर हमारे पास में इंडक्शन मोटर में कोई भी कॉपर लॉसेस नहीं है तो क्या होगा, तो हमारी मोटर जो है वो रोटर है हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन आ गया, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। जो रोटर कॉपर लॉसेस रहते हैं वो हमारे, ठीक है, रोटर कॉपर लॉसेस रहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं हमारे स्लिप से, तो हमारा स्लिप है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कॉपर लॉसेस नहीं है तो स्लिप 0 रहेगा, और स्लिप 0 रहेगा तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन होगा, क्योंकि, ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेट्स, इसमें से कौन से सिस्टम को ऑसिलेट करती है, तो क्लोज लूप सिस्टम है हमारी ऑसिलेट करती है, ध्यान में रखिए, ओपन लूप सिस्टम स्टेटस, क्लोज लूप सिस्टम इट ऑसिलेट्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंटिंग वेक्टर वाटमीटर वर्क्स ऑन, देखिए पॉइंटिंग वेक्टर वाटमीटर जो है हमारे हॉल इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है, ऑप्शन डी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। हॉल इफेक्ट पे हमारे जो रहते हैं बेसिकली हमारे फ्लक्स मीटर, ठीक है, एमीटर और पॉइंटिंग वेक्टर एमीटर भी, वाटमीटर भी हमारे वर्क करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, बेसिकली हम लोग ये टाइमिंग सर्किट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, ठीक है, इसके वाइब्रेशंस के द्वारा ही हम लोग टाइमिंग पल्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो वो डिपेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोमिक वाइब्रेशन, इसमें से क्या डिटरमाइन करता है, तो स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड इट मेक्स विद इट नेबरर, जो बॉन्डिंग रहती है उसकी केमिकल इसके जो बॉन्डिंग रहती है उसके कंपोजिशन में, ठीक है, उस पर ही वो डिपेंड करता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एनर्जी गैप मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी एलिमेंट में अगर एनर्जी गैप जो रहती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर गाइस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ इंसुलेटर। देखिए जो एनर्जी गैप है यहाँ पे बिटवीन कंडक्शन बैंड और यहाँ पे वैलेंस बैंड में इट इज़ ग्रेटर दैन द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये जो है हमारे कंडक्शन लेवल पे रीच ही नहीं कर पाता, इसी को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। और जब हमारे ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर, यहाँ पे जो इमेज गिवन है ये सेमीकंडक्टर की इमेज गिवन है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू एस्टेब्लिश द कंडक्शन। देखिए इसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे एक फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिसका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहते हैं, पर ड्यू टू दिस स्मॉल बैंड गैप रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से, ठीक है, वो हमारे कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा वो इनफ रहता है कि हम लोग उसमें से कंडक्शन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में से। और कंडक्टर में ही इसमें ओवरलैपिंग रहता है बिटवीन कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली हमारा कंडक्टर करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप गिवन है, ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए यहाँ पे गिवन है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए 0.67। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है गाइस। जो भी मैं आपको इमेजेस में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, इसमें से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे मैं आपको नियरली 5 से 6 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट में आपको बता के चलता हूँ, उसमें से ही काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप सेशन को स्किप करोगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप एग्जामिनेशन में आपको गलत आपके ऑप्शन टिक करा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपको सेशन आपका हमारे समझ में आ रहा है तो हमारे सेशन को लाइक करें। चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो स्टूडेंट्स नए होंगे हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, जनरेटर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन, जनरेटर की एफिशिएंसी कब रहती है मैक्सिमम, जब हमारे वेरिएबल लॉसेस इक्वल्स टू रहते हैं कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स वेरिएबल लॉसेस माइनस कांस्टेंट लॉसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर राइट हैंड साइड जाता है तो होता है हमारा वेरिएबल लॉसेस इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉसेस। ये लाइकवाइज आपको कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन ऑन अ सुपर कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। सुपर कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बोथ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम द वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय। काफ़ी बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हालांकि अगर आपने जो 4 से 5 सेशन हमने सर्किट एनालिसिस पे कवर करा है, इस डीएफसी सेल के जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे उसको उनको ये काफ़ी इजीली विद इन अ सेकंड इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, करंट को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं और वोल्टेज सोर्स है 0 वोल्ट का, 0 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है हम लोग उसको, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे शॉर्ट सर्किट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थेवेनिन्स सुपरपोजिशन थ्योरम में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ क्रीपिंग इन अ एनर्जी मीटर। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन और काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है। जो क्रीपिंग रहती है, जब भी हमारा एक कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होता, बट ड्यू टू नो लोड वोल्टेज, ठीक है, नो लोड वोल्टेज ही हमारा डिस्क जो है वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसमें 2 ड्रिल्स कर देते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2 डायमेट्रिकली अपोजिट होल्स हम लोग उसमें ड्रिल करते हैं डिस्क के अंदर, सो दैट हम लोग इस क्रीपिंग के फिनोमेना को अवॉइड कर सके। ठीक है, पुराने एनर्जी मीटर्स में होता था, जो आपके एनालॉग मीटर्स रहते हैं जिसमें डिस्क रोटेट होती रहती है। ठीक है, ये इसमें फिनोमेना होता था, हालांकि डिजिटल मीटर में दिस हैज़ बीन ऑलरेडी ओवरकम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल अफेक्टिंग द कंट्रोल आउटपुट इज कॉल्ड एज। कोई भी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल रहता है जो अफेक्ट करता है हमारे कंट्रोल आउटपुट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक, स्टिमुलस सिग्नल या फिर गेन कंट्रोल, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, वायरेक्टर डायोड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इज। वायरेक्टर डायोड क्या रहता है, ठीक है, इसका सिंबल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये होता है वायरेक्टर डायोड का सिंबल, गाइस ध्यान में रखना होगा। वायरेक्टर डायोड रेफर क्या करता है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ठीक, इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ओके, तो ये हमारा कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस रहते हैं, लो नॉइस पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। वायरेक्टर डायोड कैन बी यूज है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस भी हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जैसे कि RS फेज शिफ्टर्स भी हो गए, वहाँ पर भी ये काफ़ी बार यूज़ में आता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी है। इसमें से कौन सी इसमें स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी हाई रहती है, वो हमारे इंटीग्रेटर में रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं, अगटम। ठीक है, अगनटम जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, जर्मेनियम, सेलेनियम एंड सिलिकॉन, दीज आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये 100% क्वेश्चन आता ही आता है गाइस, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट ये आप अभी मैं चार्ट जो बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितना इनपुट इम्पिडेंस रहता है और आउटपुट इम्पिडेंस कितना रहता है। बीजेटी में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट इम्पिडेंस रहता है वो रहता है लो, और जो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस रहता है हमारा हाई, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ये इसके आपके लिए मैंने स्पेशली चार्ट ही प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। हालांकि हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस करा लिया। अब इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनते हैं आपके गाइस, ठीक है। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बेस कॉमन है, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में इसमें ये 2 वैल्यूज आप रट ही लेना, ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस कितना है, इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है, इन तीनों भी कॉम्बिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट। करंट गेन, वोल्टेज गेन कितना रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, और इसके एप्लीकेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना। हालांकि कंप्लीट चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको काफ़ी बार यही बेसिक से क्वेश्चन पूछा था कि इसमें इनपुट वोल्टेज कौन सा रहता है, आउटपुट वोल्टेज कैसा रहता है, जिसे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बिटवीन करेक्टर टू बेस है, VCB हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बीजेटी में इनपुट इंपेडेंस कितना रहता है, वेरी लो, बिटवीन 30 ओम्स से लेकर 150 ओम्स के बीच में, और आउटपुट इंपेडेंस कितना रहता है, बिटवीन अबव हाई, ठीक है, वो हाई रहता है अराउंड 500 किलो ओम्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करते थे, उसमें हम लोग लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड ये दोनों यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट पैरेलल RLC सर्किट। सिंपल है गाइस, देखिए पैरेलल RLC सर्किट मतलब क्या हो गया, एक हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में, एक हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है पैरेलल में, और एक हमारा इंडक्टर कनेक्ट है पैरेलल में। इसके अक्रॉस में हमने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, और हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटर है C, और यहाँ पे जो इंडक्टर है वो है L। ये इसका रिएक्टेंस क्या हो गया, XL, इसका रिएक्टेंस हो गया XC, ठीक है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ऑप्शन सी। देखिए जो करंट IR इसमें से फ्लो हो रहा है वो कितना है, बराबर है V डिवाइडेड बाय R। इसमें से IC जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, वोल्टेज, वो क्योंकि वोल्टेज तो कॉमन ही रहता है पैरेलल में, अपॉन इसका इम्पिडेंस कितना है, ठीक है, वो हमारा X रिएक्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और हमारा इंडक्टेंस के अक्रॉस में IL, इसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो होता है V अपॉन XL, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन। जो कार्बन इलेक्ट्रोड रहते हैं वो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, वो हम लोग ड्राई सेल्स में और आग फर्नेसेस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। Which of the following device set values of a specific time interval? Which of the following devices set values of a specific time interval? इसमें से कौन सा डिवाइस है जो हमारे स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को सेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग डिवाइसेस, जिसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस डिवाइसेस एज वेल। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को सेट करता है वो हमारा रहता है सिंक्रोनस डिवाइस। जो हम लोग कभी कभी अल्टरनेटर को ग्रिड, देखिए जो एक इनफाइनाइट ग्रिड है, इस अल्टरनेटर को हम लोग सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हम लोग इसको सिंक्रोनाइज डिवाइस यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस रहती है जो कि हमें सेटिस्फाइड करनी रहती है। हालांकि मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर दी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिससे कि फेज़ एंगल कितना होना चाहिए, देखिए फेज़ एंगल जो होना चाहिए, जो एंगल बिटवीन जनरेटेड वोल्टेज एंड वोल्टेज ऑफ द ग्रिड, वो हमारा जीरो होना चाहिए। फेज सीक्वेंस भी हमारा सिमिलर होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और इक्वल वोल्टेज होना चाहिए। और वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो साइज ऑफ अ जनरेटर पे डिपेंड नहीं करता है वो गाइस, ठीक है। कोई भी जनरेटर की डिफरेंट साइज रह सकती है, ठीक है। मान लो एक जनरेटर डिफरेंट साइज का है, दूसरे जनरेटर डिफरेंट साइज का, बट जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो आपकी सिमिलर मैच करनी होनी रहती है, ठीक है। Next question is superconductor nowadays found their application in a various field. This is due to the fact that they superconductor हम लोग काफ़ी अभी रिसेंट एप्लीकेशन में यूज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। इसका बेसिक फैक्ट क्या है, वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे, मतलब वो क्यों यूज़ करते हैं, वो हमारे जनरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। उसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, लेस देन अ क्रिटिकल टेम्परेचर पे, और ये हमारा सब्सटेंट है जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो रेजिस्टेंस गाइस, जीरो रेजिस्टेंस पे हमारे करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। मटेरियल विद अ लो रेजिस्टिविटी डू नॉट फाइंड देयर एप्लीकेशन इन। जो हमारे मटेरियल्स रहते हैं जिसके लो रेजिस्टेंस रहते हैं
वो हमारे कौन से एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट में नहीं यूज़ करते। काफ़ी बार हमने आपको डिस्कस करा है। देखिए क्यों रहता है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफार्मर में, हाउस वायरिंग में, ट्रांसमिशन लाइन में हमें तो लो रेजिस्टिविटी चाहिए ही चाहिए रहती है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, आपके घर का जो गीज़र है, इलेक्ट्रिक गीज़र की बात करो, उसमें क्या रहता है, हाई रेजिस्टेंस हमारे एक मटेरियल रहता है। ये क्या रहता है हमारा हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होने का इसका मतलब क्या रहता है, देखिए जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई रहेगा उतना ज़्यादा हीट ये डिसिपेट करेगा, ठीक है। और इसी डिसिपेटेड हीट को हम लोग एज अ वाटर कूलिंग के चेंबर, कंडेंसेशन से हम लोग इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग सराउंडेड पाइप्स के थ्रू वाटर फ्लो करा के हमारा इसकी हीट जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है, इस रेजिस्टर की जो डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टर के द्वारा, वो हम लोग एज ए यूज़ करते हैं वाटर को हीट करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई, उसका रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए, सो दैट ये मैक्सिमम हमारा हीट को डिसिपेट कर सके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये थे गाइस पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किए 40 क्वेश्चन, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इसी से आपका जो 2016 का पेपर था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2018 का पेपर देखना होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको सेशंस रिकमेंड करा दिए। सो आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मैंने सेशन आपको सजेस्ट किया था यहाँ पे आप इसको क्लिक करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक और बाकी के जो डिस्क्रिप्शन, बाकी जो वीडियोज़ है उसके जो लिंक्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।